हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं हूं अमित कुमार और मैं आपके हीटर टेट थ्योरी के जो सिलसिलेवार ढंग से आपका क्लास चल रहा है उसमें स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये आपका 14वां लेक्चर है। इससे पहले आपका 13 लेक्चर हो चुका है जिसमें कि हीटर टेट थ्योरी के विभिन्न जो चैप्टर है उसके बारे में बताया गया है। पहले हम टूल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अलग थ्योरी का, जिसमें कि हम स्टार्ट किए हैं धातु विज्ञान। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा हीटर टेट थ्योरी का फुल कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, या आपके पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टेट से संबंधित, हीटर टेट से संबंधित, जैसे हो गया एलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, या फिर अलग अलग जितने भी थ्योरी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम शुरुआत किए थे धातु विज्ञान, जिसे मेटलर्जी कहते हैं। उसमें हम उसको बांट करके पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम अयस्क के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम बोले थे कि धातु के गुण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बोले थे धातु के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम अयस्क के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के धातुओं के अयस्क के बारे में पढ़े थे। अयस्क क्या होता है एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। तो अयस्क हम उसे कहते हैं जिस खनिज से, यानी कि जो पृथ्वी से खनिज निकलता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार की धातुओं की मौजूदगी होती है, उसे अयस्क कहते हैं। उससे शुद्धि करके हम धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अयस्क के बारे में हो गया था। उसी में से एक अयस्क धातु आपका लोहा था, जिसे आयरन कहते हैं। तो आयरन का जो अयस्क था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, पायराइट, ये जो 4-5 हम उसका अयस्क बोले थे, उसमें से कुछ परसेंटेज पूछता है कि किस में कितना लोहे की मात्रा पाई जाती है, किस अयस्क में लोहे की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ये हम थोड़ा सा उसमें बता देते हैं। तो आप उसमें लिख लीजिए अयस्क वाला में थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलेंगे उसके गुण में। पिछले क्लास में जो थे वो अपना देखेंगे, वही कारण नया क्लास है तो उनको समझ में नहीं आएगा जो नए विद्यार्थी हैं। तो पिछले क्लास जो किए थे उनके लिए है कि जहां पे अयस्क लिखे थे लोहा, लोहा का जो अयस्क था, लोहा का, उसमें हेमेटाइट, हेमाटाइट भी बोलते हैं, उसके बाद मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सभी अयस्क है, लिमोनाइट, सिडेराइट और पायराइट। ये जो आपका 5 अयस्क हम लोहा का लिखवाए थे, आयरन का लिखवाए थे, इसमें से अगर परसेंटेज पूछेगा तो हेमेटाइट में लगभग 70% लोहा पाया जाता है। इसमें ऊपर लिख लीजिएगा लोहे की मात्रा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए हम सोचे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्नेटाइट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पूछेगा लोहा कहाँ पे पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट वो अयस्क है जिसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। इसमें 72.4% तक लोहा पाया जाता है। अगर लिमोनाइट की बात किया जाए तो इसमें लगभग 60%, अगर सीडेराइट की बात किया जाए तो 48%, 48%, और पायराइट की बात किया जाए तो इसमें 40% तक लोहा पाया जाता है। इसीलिए पायराइट का इस्तेमाल लोहे निष्कासन में बहुत ही कम किया जाता है। ज्यादातर हम सब हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं या लिमोनाइट का, क्योंकि मैग्नेटाइट थोड़ा सा कम मात्रा में। कभी कभी अयस्क के रंग के बारे में पूछ देता है। अगर पूछेगा हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, तो हेमेटाइट का रंग आपका लाल, मैग्नेटाइट का काला, लिमोनाइट का भूरा, ये भी आपका सिडेराइट भी भूरा होता है, इसका भी कलर भूरा होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी, 70%, उसका रंग कैसा, लाल, मैग्नेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा, 72.4% लोहा और उसका रंग काला, लिमोनाइट 7% और उसका रंग भूरा, सीडेराइट 48%, उसका भी रंग भूरा, पायराइट में 40% लोहा पाया जाता है, जिसका के उपयोग बहुत ही कम करते हैं हम लोग लोहा का निष्कासन। तो ये था
अयस्क से संबंधित। हमने बहुत सारे अयस्क बताए, एल्युमिनियम का बताए, तांबा का बताए, उसके बाद सीसा का बताए, टीन का बताए। तो अलग अलग प्रकार के जितने भी थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर धातु विज्ञान से क्वेश्चन निकाला जाए तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसता है। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे के टॉपिक पे, धातु के गुण में। हम बोले थे कि धातु के गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण, और तीसरा होता है यांत्रिक गुण। अगर हम लोग फीटर टेट की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यांत्रिक गुण होता है, क्योंकि हमको भौतिक गुण से ज्यादा मतलब होता नहीं। रासायनिक गुण आपका उतना मतलब है नहीं, क्योंकि हमको धातु दो, हम उससे नया नया चीज बनाएंगे। अब नया नया चीज तो तब बनाएंगे जब पता होगा कि किस धातु से हम क्या बना सकते हैं। अब पता चला कि हम कास्ट आयरन ले आए और उसको तार के रूप में खींचना चाह रहे हैं, तो हम उसको जहां हैमरिंग करेंगे वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वह धातु के गुण के हिसाब से हम उसका अलग अलग क्रिया करके अलग अलग वस्तु में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला लिख लेते हैं भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्यों इंपॉर्टेंट है? थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। आप कोई भी धातु का इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहचानना होता है। तो आप कैसे पहचानिएगा कि वह धातु है या अधातु है या कौन सा धातु है? ठीक है, तो भौतिक गुण से हमें पता चलता है कि वह कौन सा धातु है। तो भौतिक गुण में 2-3-4 चीज कॉमन होता है। जैसे आपका रंग, अलग अलग धातु का अलग अलग रंग होता है, जानते होंगे। जैसे पीतल का रंग पीला होता है ना, एल्युमिनियम का रंग उजला होता है। तो इसी प्रकार से अगर बोला जाए पीतल का रंग जैसे लाल होता है, रंग से पहचान सकते हैं पीला, या फिर बोलेगा एल्युमिनियम का रंग व्हाइट, जिसे सफेद कहते हैं। नोट करते चलिएगा। दूसरा आपका पहचानने का तरीका आपका है, उसमें भार होता है और भार अलग अलग होता है। अगर आपसे बोला जाए कि लोहे की भार अधिक है या एल्युमिनियम की भार अधिक है, तो आप क्या बोलिएगा? अब ऐसी बात है कि आप बोलिएगा लोहा का भार ज्यादा होता है एल्युमिनियम से। तो वही आपका भार से पता चलता है धातु का भौतिक गुण। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि लोहा का भार और एक साइड हो जाए एल्युमिनियम का भार, तो कौन ज्यादा होगा? लोहा का भार। ठीक है, तीसरा हम सब कह सकते हैं उसकी चुंबकता से हम ये पता लगाते हैं कि वह धातु लौह है या अलौह है। क्योंकि अगर धातु चुंबकता होगी तो लोहे को आकर्षित करेगी, तो अगर लोहा को आकर्षित कर लिया पता चल जाएगा कि यह कौन सा है धातु, लौह धातु है। अगर नहीं करेगा तो अलौह धातु है। और होता है इसमें विशिष्ट घनत्व से हम सब भी पता कर सकते हैं। यह भी आपका एक भौतिक गुण होता है, जिसमें कि अगर पानी में डाला जाए तो अगर डूब जाएगा तो पता चलेगा धातु है, वो भी बहुत भारी धातु है। और हर एक जो धातु होता है उसका विशिष्ट घनत्व अलग अलग होता है। ठीक है, और पहचानने का तरीका है उसमें ऊष्मा और चालकता। अगर किसी धातु से हम को गर्म करें, तो अगर वो गर्म हो जाए और अगर उसमें से विद्युत प्रवाहित करें और विद्युत प्रभावित हो जाए, तो क्या होगा? वो धातु होगा। और जिसमें से ये सारा चीज नहीं होगा वो क्या होगा? अधातु होगा। तो ये सारा भौतिक गुण है, जिसके बारे में हमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, और भौतिक गुण से क्वेश्चन आपका पूछता भी नहीं। ठीक है, तो इतना आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मेन हम आपको यांत्रिक गुण पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है रासायनिक गुण। बस इसमें थोड़ा सा है, जैसे जानते होंगे कि लोहे में जंग लगना कौन से गुण के कारण होता है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक गुण के कारण होता है। ठीक है, इसका बस एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी
इसमें होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब है जंग लगना। वातावरण के संपर्क में आने पर लौह धातुएं, वातावरण के संपर्क में आने पर लौह धातुएं अपना ऑक्साइड बनाती है और उसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो यह किस प्रक्रिया से होती है, किस प्रक्रिया से होती है, तो रासायनिक गुण के कारण होती है। इसका एक होता है फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला को रहने दीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब मेन आपका चलिए यांत्रिक गुण पे। आज हम पूरा यांत्रिक गुण पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम धातु के प्रकार के बारे में बात करेंगे। चलिए हेडिंग बनाइए, यांत्रिक गुण। चीजें अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण, यह अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग धातुओं में अलग अलग होते हैं। जैसे आपका, आप एक एक करके लिखते चलिए। पहला हम आपको बताएंगे इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था कौन सा गुण है, क्वेश्चन पूछेगा, इलास्टिसिटी, तो यह आपका एक यांत्रिक गुण। दूसरा हम सब पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम सब तन्यता कहते हैं, इंग्लिश में डक्टिलिटी। लिखते चलिएगा एक एक कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा आपका होता है मैलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता, इसको कहते हैं इंग्लिश में मैलेबिलिटी, MALL, मैलेबिलिटी। ठीक है, एक स्पेलिंग में कहीं पर एरर होता है तो उससे ज्यादा मतलब नहीं है, तो आघात वर्धनीयता को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। चौथा हम सब पढ़ेंगे टफनेस, जिसे चिमड़पन कहते हैं, टफनेस। एक एक चीजें इंपॉर्टेंट यहां से होगा। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस, यानी कठोरता। हार्डनेस इंग्लिश, हार्डनेस। छठा हम लोग पढ़ेंगे उसके सामर्थ्य के बारे में, सामर्थ्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सातवां हम लोग पढ़ेंगे भंगुरता, ब्रिटलनेस बोलते हैं। सुन के लिखते चलिएगा अगर आपको चीजें नहीं दिख रही हो। आठवां हम लोग इधर देख लेते हैं, भंगुरता हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। टेनासिटी इंग्लिश में भी टेनासिटी लिखा आता है। नौवां हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। 10वां हम लोग पढ़ेंगे फटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 10 यांत्रिक गुण के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक एक हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था गुण क्या कहता है, तो किसी भी धातु पर अगर हम कोई बल लगाएं, बल लगाकर खींचे या दबाएं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और अगर वह बल को हम पुनः हटा दें
तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। उस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग को खींच दीजिए, उसके बाद अगर छोड़िएगा तो पुनः कहाँ चली जाती है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन अगर उसी स्प्रिंग को ज्यादा खींच दीजिए तो खिंचा जाएगा, तो खिंचाले ही रह जाता है, वह पुनः अपने वास्तविक स्थिति में नहीं आ जाती। तो उस स्थिति को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, जैसा कि हमें एक गुण लास्ट में लिखवाए हैं। तो अगर प्रत्यास्था पूछेगा तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए कि वैसा गुण जिसमें धातु पर, सुन के लिखते चलिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, जिसमें धातु पर बल लगाने से उसके आकृति में परिवर्तन होता है तथा बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। उस गुण को क्या कहेंगे? उस गुण को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं स्प्रिंग में कौन सा गुण होता है? तो प्रत्यास्था का गुण होता है। वैसे तो सभी धातु में प्रत्यास्था का गुण होता है, नॉर्मल सा लोहा ले लीजिए, उसमें भी प्रत्यास्था का गुण होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग में प्रत्यास्था का गुण बहुत होता है। रबड़ को दबाते तो दब जाता है, फिर छोड़ते हैं तो अपनी आकृति में, खींचते हैं तो खिंचा जाता है, फिर अपनी आकृति में आ जाती है। तो इसी गुण को हम सब प्रत्यास्था कहते हैं। चलिए, हाँ, अगर इसमें इसी गुण में अगर प्रत्यास्था जितना है, एक लिमिट तक प्रत्यास्था होता है किसी भी धातु का, और उस लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा खींच दिए तो क्या होगा? धातु की विकृति हो जाएगी। धातु जो है अपने इलास्टिसिटी के एरिया से बाहर चला जाएगा और उसमें फिर अपने स्थिति में आने की क्षमता नहीं रहेगी, और उस गुण को क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। तो आप यहीं पे प्लास्टिसिटी लिख सकते हैं। दूसरा में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लास्टिसिटी। बस एक लाइन है इसमें कि यदि किसी धातु को प्रत्यास्था के क्षेत्र से ज्यादा बल लगा दिया जाए तो धातु में अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा। धातु में अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा। इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, एक बार और आप समझ लीजिए, जैसे किसी धातु को हम खींच रहे हैं और वह क्या होगा? पूरा खींचा गया और उसके बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ ही नहीं रहेगा। उस गुण को क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो दो मेरा हो गया। तीसरा अब हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए या फिर आप नोट करते चलिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डक्टिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुण है आपका, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन डक्टिलिटी से आते रहता है और मेलेबिलिटी से। जैसा कि आप लोग पहले से भी अगर फीटर थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें डक्टिलिटी के गुण के बारे में जरूर पढ़े होंगे। डक्टिलिटी वह गुण है आपका जिसमें किसी भी धातु को खींचकर उसका तार बनाया जा सकता है। किसी भी धातु को खींचकर उसका तार बनाया जा सकता है। उस गुण को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। और मेलेबिलिटी वह गुण है जिसमें उस पर हैमरिंग करके या रोलिंग करके उसको चादर शीट के फॉर्म में
चेंज करते हैं उस गुण को मैलेबिलिटी कहते हैं। तो अब उस दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो तीसरा आपका है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। डक्टिलिटी, इसमें आप लोग एक लाइन लिखिएगा, किसी भी धातु का, किसी भी धातु को खींचकर तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। और सबसे ज्यादा यह गुण किसमें पाया जाता है? तो सोना में पाया जाता है। उसका हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किसका कितना हुआ डाटा उसका है। चौथा आप देखिए आघात वर्धनता। आघात वर्धनता को इंग्लिश में मैलेबिलिटी कहते हैं। मैलेबिलिटी, इसको आप लोग लिखिए, धातु को पीट कर या रोलिंग कर पतले शीट में बदलने वाले गुण को मैलेबिलिटी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, अगर जिसका तार बना रहे हैं और वह टूटता नहीं है, उसी गुण को क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। और अगर हम पतला शीट चोट मार के पतला शीट बना रहे हैं और वह नहीं टूटता है, उसी गुण को क्या कहेंगे? मैलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो कॉलम आप लोग बनाइए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि डक्टिलिटी क्या होती है और आघात वर्धनता यानी कि मैलेबिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी जिसमें तार बना सके और मैलेबिलिटी जिसमें पतला चादर बना सके। अब इसका एक कॉलम बनाइए, एक साइड लिखिए डक्टिलिटी और एक साइड लिखिए मैलेबिलिटी। एक साइड लिखिए डक्टिलिटी और एक साइड मैलेबिलिटी। चलिए, अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल तो आपका सोना होता है, दूसरा चांदी होता है, तीसरा प्लेटिनम, चौथा आयरन, पांचवा निकल, निकेल जिसे हम लोग बोलते हैं, छठा कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन। तो ये जो कुछ धातु है यह इसका सीरीज है कि कौन सा कितना डक्टाइल है। सबसे ज्यादा सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद आयरन, निकेल, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन। यह जो है आपका घटते क्रम में है, यानी कि सबसे ज्यादा सोना, उसके बाद चांदी, प्लेटिनम, आयरन, निकेल, कॉपर, ये डक्टिलिटी का होगा। अगर बात किया जाए मैलेबिलिटी का, तो इसमें भी सबसे ज्यादा अगर मैलेबल धातु है तो सोना ही है। उसके बाद दूसरा में अगर बोलेगा तो चांदी ही है, तीसरा आपका प्लेटिनियम, उससे भी ज्यादा इसमें अगर होता है तो कॉपर का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद लेड यानी कि सीसा, जिंक और लास्ट में आयरन, आयरन या
निकेल। ठीक है, तो ये आपका अवरोही क्रम में डक्टिलिटी मेटल है और ये आपका अवरोही क्रम में मैलेबिलिटी मेटल है। सबसे ज्यादा सोना, उसके बाद चांदी, फिर कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, प्लेटिनम, सीसा, जिंक, आयरन। ये आपका चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है और सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल कौन सा है, तो सीधा जवाब आएगा सोना। ठीक है, चलते हैं अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। हम सब पढ़ लिए इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी। आगे हम लोग पढ़ते हैं टफनेस। टफनेस जिसे चिमड़पन भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है चिमड़पन, जिसमें चिमड़ता का गुण हो चिमड़पन कहलाता है। जैसे अगर किसी धातु को हम बार बार मोड़े या उसको ट्विस्ट करें, किसी धातु को हम बार बार मोड़े या ट्विस्ट किए और उसके बाद भी वह नहीं टूटे, तो उस धातु को कौन सा गुण कहेंगे, तो उसमें टफनेस का गुण ज्यादा होता है। तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए आप कि यदि किसी धातु को बार बार मोड़ने या ट्विस्ट करने पर वह नहीं टूटती हो तो उस गुण को टफनेस कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। टफनेस किसे कहते हैं, यदि किसी धातु को बार बार मोड़े या ट्विस्ट करे उसके बाद भी वो ना टूटे, उसे हम लोग टफनेस कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिखिए, ये आपका 5वां था, 6ठा लिखिए कठोरता। इंग्लिश में इसे हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस धातु का वैसा गुण जिसका ऊपरी सतह किसी भी मेटल से अगर खुरचे तो वो ना खुरचाए, काटे तो ना कटे, यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो उस गुण को क्या कहेंगे, उस धातु का हार्डनेस कहते हैं। और इस हार्डनेस के गुण के कारण ही अगर जिस धातु में हार्डनेस है उससे आप लोग दूसरे चीज को काट सकते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन से गुण के कारण धातु दूसरे धातु को काटती है, तो क्या आएगा आंसर, हार्डनेस। तो इसमें भी आप एक लाइन लिखिए कि वह गुण जिसमें धातु के ऊपर खरोच या काट वह गुण जिसमें धातु के ऊपर खरोच या कट नहीं लग सकता, या फिर आप लोग फाइल से उस पर घिसिएगा तो वो घिसाएगा ही नहीं। खरोच या कट नहीं लग सकता उसे हार्डनेस कहते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा, इसी गुण के कारण एक धातु दूसरे धातु को काटती है। ठीक है, किस दो गुण के कारण एक धातु दूसरे धातु को काटती है, तो कठोरता यानी कि हार्डनेस के कारण। चलिए, तो ये हो गया आपका टफनेस और ये आपका हो गया कठोरता। अब नेक्स्ट जो आपका बचा है वो ब्रिटलनेस। 7वां आपका है भंगुरता का गुण। बहुत ही सिंपल सा ये गुण है भंगुरता का, ब्रिटलनेस
इसमें क्या होता है, यदि किसी धातु पे हैमरिंग करे तो वह टुकड़े टुकड़े में तुरंत टूट जाए, उसी गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता। भंगुर है यानी कि टूटने वाला है। तो देखिए, यदि किसी धातु पे चोट लगाया जाए, चोट लगाया जाए तो वह टुकड़े में टूट जाती है, टुकड़े में टूट जाती है। इस गुण को हम सब क्या कहेंगे, भंगुरता कहेंगे। जैसे आप एक ईटा ले लीजिए और ईटा पे एक हैमर मारिए तो ईटा क्या होगा, बुकनी बुकनी हो जाएगा। उसी गुण को क्या कहेंगे, ईटा का भंगुरता या धातु की भंगुरता। अगर पूछा जाए कि किसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है तो कास्ट आयरन का नाम आप लोग सुने होंगे। तो कास्ट आयरन पे अगर आप हैमरिंग करेंगे तो वह बिल्कुल टूट जाएगा, ढलुआ लोहा जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कास्ट आयरन। बाकी हम आगे देखेंगे क्या है चीजें। आठवां आपका है सामर्थ्य, किसी भी धातु का सामर्थ्य। ठीक है, तो सामर्थ्य किसी धातु का उसे कहते हैं जिसमें अगर हम धातु पे बल लगाते जा रहे हैं, प्रेशर देते जा रहे हैं, उसके बाद भी वह सहन कर रहा है, और जिस स्थिति तक वह सहन करेगा उस स्थिति को उस धातु की सामर्थ्य क्षमता कहते हैं। अगर पूछेगा आपकी इफिशियंसी क्या है, सामर्थ्य क्या है, तो आप मान लीजिए कि 50 किलो ले जा सकते हैं तो 40 केजी देगा, 42, 44, 45 देते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही 50 से 51 केजी देगा आप सीधे नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार किसी भी धातु में अगर हम लोड देते जाएंगे तो एक स्थिति तक यह अपना लोड सहन करती है, और उसी स्थिति को क्या कहते हैं, उस धातु की सामर्थ्य कहते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, धातु पर बल लगाने पर जितना बल सहन कर लेती है, बिल्कुल इजी भाषा में हम इसको लिख रहे हैं, ना कि किताबी भाषा में लिख रहे हैं, आपकी बोलचाल की भाषा में लिख रहे हैं कि धातु पर बल लगाने पर जितना बल सहन कर लेती है वह उस धातु की सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल इजी भाषा में। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा 9वां, इसको मिटाते हैं, टेनासिटी। टेनासिटी गुण क्या है, तो टेनासिटी भी इसी प्रकार का कुछ है कि अगर उसमें हम खिंचाव शक्ति लगाते हैं, खींचने वाला बल लगाते हैं, और उसके बाद भी वह एक स्थिति तक नहीं टूटती है, उसी क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, उसकी टेनासिटी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग लिखिए टेनासिटी। ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। किसी धातु पर खिंचाव शक्ति लगाने, खिंचाव बल लगाने पर वह नहीं टूटती है, इसी गुण को क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। तो किसी धातु पर खिंचाव बल लगाने पर भी वह नहीं टूटती है, उसी गुण को टेनासिटी कहते हैं। और लास्ट में आपका एक बच गया फैटिग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना। यानी कि अगर कोई भी धातु होगा और उस पर बार बार झटका लगता हो, कोई मान लेते हैं कोई मशीनी पार्ट से, और उस पर बार बार झटका सहन करना पड़ता, तो जो झटके सहन करने का गुण होता है उसी को हम लोग फैटिग रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जहाँ पे बार बार झटके लग रहे हैं
और उसके बाद भी वह नहीं टूटती है, उसी गुण को क्या कहते हैं, फटीग रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस स्थिति तक वह सहन करती है उसका वो फटीग रेजिस्टेंस कहलाता है। एक लाइन लिख लीजिए कि धातु पर झटके को सहन करने का गुण फटीग रेजिस्टेंस कहलाती है। सिंपल भाषा में फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जहां पे झटके लगते हैं धातु पर झटके को सहन करने का गुण फटीग रेजिस्टेंस कहलाता है। ज्यादा लंबा हम लिखवाएंगे ही नहीं, आप समझ जाए बस, इससे ही हमको जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 10 यांत्रिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ें। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेनासिटी, फटीग रेजिस्टेंस और भी जितने प्रकार के टफनेस, हार्डनेस जो भी था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि आप कहाँ नहीं समझे। ठीक है, तो आज हम जो बताए थे कि यांत्रिक गुण तक पढ़ लेंगे, यांत्रिक गुण तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धातु के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ और नए चीजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।